नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर IAS में। तो फ्रेंड्स, यह है अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स है। ठीक, अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स है UPSC 2023 के लिए, जो कि हिंदी माध्यम में उपलब्ध होगा। यह अक्टूबर महीने का भाग 1 है। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। पिछले सितंबर और अगस्त महीने का करंट अफेयर्स ओनली फॉर IAS चैनल पर आ गया है। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में थी वह देख लेते हैं। क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध। न्यूज़ क्या थी? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा है कि निवारक निरोध का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं। न्यायालय ने कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों और लोक व्यवस्था के भंग होने के बीच अंतर किया है। ठीक, निवारक निरोध केवल लोक व्यवस्था के भंग होने की स्थिति में ही लागू किया जा सकता है, न कि कानून और व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियों में। यदि निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन तब लागू किया जाता है जब लोक व्यवस्था भंग होने की स्थिति में, यानी कि समाज में असमंजस या फिर दंगा फैलने की स्थिति में निवारक निरोध लाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। या फिर कानून व्यवस्था जैसे बिगड़ गई उसमें नहीं लाया जा सकता। ठीक, निवारक निरोध के लिए आधार क्या होना चाहिए? राज्य की सुरक्षा, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन उस व्यक्ति पर लागू किया जाता है जैसे कि उस व्यक्ति के द्वारा राज्य में दंगा फैलाने की आशंका हो, उसको अपराध करने से पहले ही पकड़ लिया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख दिया जाता है। अब निवारक निरोध के लिए आधार क्या होना चाहिए? जैसे कि यदि किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके आधार क्या होना चाहिए? अपराध करने से पहले को प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध बोलते हैं। ठीक, राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा के लिए आगे देख लेते हैं। थर्ड है लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ठीक, होता है आपूर्ति और आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने के लिए तथा रक्षा संबंधी मामलों में। आगे देख लेते हैं। इस कानून का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए दंडित करना नहीं है, ठीक, बल्कि किसी कृत्य को करने से पहले निवारक हस्तक्षेप करने और ऐसा करने से उसे रोकना है। यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, वह अपराध करने वाला है, उसके लिए यह कानून लाया जाता है। अपराध करने से पहले उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। न्यूज़ क्या थी? हाल ही में केरल के राज्यपाल ने कहा है कि ऐसे मंत्री जिनके बयान राज्यपाल के पद की गरिमा को कम करते हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है। आगे देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा। जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्यपाल भी, ये जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे संविधान के अनुसार। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ठीक, इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। हालांकि राज्यपाल की पश्चात पर्यंतता को परिभाषित नहीं किया गया है। आगे देख लेते हैं। अब तक के निर्णयों के अनुसार, यानी सुप्रीम कोर्ट के अब तक के निर्णयों के अनुसार राज्यपाल को अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रियों को बर्खास्त करने की शक्ति नहीं दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में विश्व बैंक द्वारा न्यूज़ क्या थी? विश्व बैंक द्वारा
किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्रों के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय के आगे देख लेते हैं। न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। इससे संबंधित अन्य तथ्य देख लेते हैं। ये नियुक्तियां सिंधु जल संधि के तहत की गई हैं। इन नियुक्तियों से रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवादों का समाधान किया जाएगा। अब रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाओं से तात्पर्य ऐसी परियोजना से है जिनमें नदियों के जल प्रवाह में किसी बांध का निर्माण किए बिना प्रवाहित जल का उपयोग करते हुए जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यानी कि रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना ऐसी परियोजना होती है जिसपे बांध का निर्माण नहीं किया जाता है, जैसे कि पहाड़ों पर से या फिर झीलों पर से वहीं पर ही टरबाइन लगा दिया जाता है और उस पानी को रोका नहीं जाता है, तो उसको रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना कहते हैं। उसी से बिजली का उत्पादन किया जाता है। आगे देख लेते हैं। किशनगंगा या नीलम नदी झेलम नदी की एक सहायक नदी है। ठीक, यूपीएससी पूछ सकती है किशनगंगा या फिर नीलम नदी किसकी सहायक नदी है, तो झेलम नदी की सहायक नदी है। चिनाब नदी पर रतले जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक इन दोनों में से किसी भी परियोजना का वित्त पोषण नहीं करता है। यानी कि ये जो किशनगंगा नीलम नदी है उस पर जो विद्युत संयंत्र बन रहा है और चिनाब नदी पर, इसमें वर्ल्ड बैंक कोई भी वित्त यानी कि पैसा नहीं लगा है वर्ल्ड बैंक का। आगे देख लेते हैं। आगे है सिंधु जल संधि 1960 के बारे में देख लेते हैं। आज़ादी के बाद दोनों देश यानी भारत पाकिस्तान अपनी सिंचाई आवश्यकताओं के लिए सिंधु नदी बेसिन के जल पर निर्भर थे। इसलिए दोनों देशों के बीच जल के न्यायोचित बंटवारे और इससे संबंधित बेहतर अवसंरचना की आवश्यकता थी। ठीक, विश्व बैंक ने 1951 में जल साझाकरण विवाद में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। अंत में दोनों देशों के बीच 1960 में एक समझौता हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे देख लेते हैं। इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक है। हालांकि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, फिर भी चीन को इस संधि से बाहर रखा गया है। विश्व बैंक इस संधि का तृतीय पक्ष गारंटी करता है। अब इस सिंधु जल संधि 1960 में जल साझाकरण कैसे किया गया। पूर्वी नदियाँ। इस संधि के तहत पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास और सतलुज का समग्र जल भारत को बिना किसी रोक टोक के उपयोग हेतु आवंटित किया गया है। पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब का जल मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। हालांकि कुछ मामलों में भारत को इन पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब के जल का सशर्त उपयोग करने की अनुमति है। यानी शर्त के अनुसार भारत इन नदियों के जल का उपयोग कृषि सिंचाई कार्यों में कर सकता है। इसके अलावा भारत निर्धारित मानदंडों का पालन कर इन नदियों में रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर सकता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। न्यूज़ क्या थी। FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा की है। इसकी FATF की 3 लिस्ट होती है। एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ग्रीन लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया है और बहुत सारी कंट्रीज हैं, और ब्लैक लिस्ट में 2 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और ईरान को रखा गया है। यदि इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है इन देशों से, तो इसके अनुसार कोई भी देश इन देशों से व्यापार नहीं करता है, जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया। ठीक, पाकिस्तान को पहले भी ग्रे लिस्ट में रखा गया था और
कुछ समय बाद उसे हटा दिया गया था। जून 2018 में इसे तीसरी बार ग्रे लिस्ट में रखा गया और यह अक्टूबर 2022 तक इसमें बना रहा। FATF के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF वैश्विक धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्त पोषण, मतलब जो भी आतंकवाद को पैसा मुहैया कराता है आतंकवाद के लिए, की निगरानी करने वाला एक निकाय है। यह एक अंतर सरकारी निकाय है, यानी कि इसमें देश की सरकारें इन्वॉल्व हैं। देश की सरकारें इसकी सदस्य हैं, जो इन अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है। इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में आयोजित ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 शिखर सम्मेलन में हुई थी। UPSC सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको भटकाने के लिए डाल देगी कि इसकी स्थापना G20 सम्मेलन में हुई थी, जबकि ऐसा नहीं है, G7 के सम्मेलन में हुआ था। 2001 में FATF ने आतंकवाद के वित्त पोषण का सामना करने हेतु मानकों के विकास की जिम्मेदारी उठाई थी। सदस्य देश FATF ने में वर्तमान में 37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन, एक खाड़ी सहयोग परिषद और दूसरा यूरोपीय आयोग शामिल है। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना था। आगे देख लेते हैं FATF की सिफारिशें। FATF ने अपनी सिफारिशों में धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है नॉर्ड स्ट्रीम। न्यूज़ क्या है? नॉर्ड स्ट्रीम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रणाली में खराबी के कारण भारी मात्रा में मीथेन गैस का रिसाव हुआ है। UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने मीथेन गैस के इस रिसाव को सबसे बड़ा रिसाव माना है। आगे देख लेते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क है। इसकी मदद से बाल्टिक सागर के रास्ते रूस से जर्मनी तक गैस पहुंचाई जाती है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन 1224 किलोमीटर लंबी है। यह रूस के बायबोर्ग से जर्मनी के लुम्बिन शहर तक जाती है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है। यह रूस के उस्तलुगा से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी के ग्रिफ्सवाल्ड शहर तक जाती है। आगे देख लेते हैं मीथेन गैस के बारे में। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। यह वायुमंडल में पहुंचने से 20 वर्ष की अवधि के दौरान CO2 की तुलना में 80% अधिक हानिकारक होती है। मीथेन गैस वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के 1/4 हिस्से से ज़्यादा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट देख लेते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC। न्यूज़ क्या है? हाल ही में ONDC नेटवर्क ने बेंगलुरु में उपभोक्ताओं के लिए बीटा टेस्टिंग शुरू की है। अब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में देख लेते हैं। ONDC वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल है। वाणिज्य मंत्रालय के अंदर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT की एक पहल है। इसे दिसंबर 2021 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, यानी कि इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। इसके शुरुआती प्रमोटर भारतीय गुणवत्ता परिषद, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। इसका उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन संबंधी सभी रूपों के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। अब बीटा टेस्टिंग के चरण के दौरान आम लोग ONDC के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही इसे आगे बढ़ाने से पहले आवश्यक कार्रवाई हेतु आम लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अब ONDC क्या है? बाजार और समुदाय के नेतृत्व वाली एक पहल है।
एक खुला नेटवर्क है। यह केंद्रीय मध्यवर्ती की आवश्यकता को समाप्त करता है। व्यापक पैमाने पर डिजिटल कॉमर्स बाजार के विस्तार को सक्षम बनाता है। ONDC करके यह एक एप्लीकेशन है जो कि जिस पर खरीदारी किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट से संबंधित खरीदारी की जा सकती है। अब ONDC क्या नहीं है? एक सरकारी विनियामक निकाय नहीं है, मतलब सरकारी संस्था नहीं है, एक एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म नहीं है। आगे देख लेते हैं। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 न्यूज़ क्या है? हाल ही में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की है। सबसे पहला प्रश्न यही बन जाएगा कि पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने। अब रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या क्या हैं? कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक गरीबी में वृद्धि हुई है। ठीक, कोरोना महामारी की वजह से 2020 में वैश्विक चरम गरीबी दर बढ़कर लगभग 9.3% हो गई है। वर्ष 2019 में यह 8.4% के स्तर पर थी। इस वर्ष यानी 2020 में दशकों में पहली बार वैश्विक असमानता में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में पहली बार वैश्विक औसत आय में गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक औसत आय में गिरावट दर्ज की गई। आगे देख लेते हैं। कोविड-19 के दौरान वैश्विक स्तर पर गरीबी में पहुंचने वाली कुल 7 करोड़ आबादी में से लगभग 80% लोग भारत से थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक राष्ट्र एक उर्वरक यानी वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन के बारे में न्यूज़ क्या है? हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की शुरुआत की है। आगे देख लेते हैं। ऑन ऑफ योजना के बारे में यानी वन नेशन वन फर्टिलाइजर के बारे में योजना के बारे में। इस योजना का उद्देश्य देश में भारत ब्रांड नाम के तहत उर्वरकों का विपणन करना है, यानी मार्केटिंग करना है, यानी बेचना है। इस योजना के तहत सब्सिडी वाले सभी मृदा पोषक तत्वों का विपणन भारत नामक एकल ब्रांड के तहत किया जाएगा। ये पोषक तत्व हैं यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम यानी NPK। यह योजना सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं पर लागू होगी। UPSC स्टेटमेंट में डाल देगी कि यह जो योजना है यह उर्वरक कंपनियों पर नहीं लागू होगी, जबकि ऐसा नहीं है, सभी पर लागू होगी। भारत में उर्वरकों के बारे में। कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। पहला है यूरिया, दूसरा है डाई अमोनियम फास्फेट यानी डैप, तीसरा है म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी MOP। ठीक, इनमें से यूरिया का सबसे अधिक उपयोग होता है। यह सबसे अधिक उत्पादित 86% सबसे अधिक उपयोग और सबसे अधिक आयात किया जाने वाला उर्वरक है, यानी यूरिया भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और सबसे अधिक आयात भी किया जाता है। सरकार यह निर्धारित करती है कि विनिर्माता अपने उत्पादों को कहाँ बेच सकते हैं। आगे देख लेते हैं। भारत का उर्वरक क्षेत्रक। चीन के बाद भारत उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग करने वाला दूसरा बड़ा देश है। भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी उपयोगकर्ता में दूसरे नंबर पर है और उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। उर्वरक पदार्थों का सर्वाधिक आयात करने वाले देशों में से एक। नेक्स्ट है डूम लूप। अर्थशास्त्रियों के अनुसार यूरोप डूम लूप की ओर बढ़ रहा है। डूम लूप के बारे में। डूम लूप सुभेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी का एक चक्र है। इसमें बैंकों द्वारा रिजर्व के लिए रखे गए यानी सरकार ने को जो इन्होंने उधार दिया है और उनके एवज में जो सॉवरेन बॉन्ड की दिए गए हैं, उन कीमतों में अस्थिरता से किसी देश की बैंकिंग प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है, यानी उसके दाम में कमी आने लगती है जो सरकार ने दिए हैं बैंकों को उधारी के तौर पर। 2020 में 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 2020 में
जो सरकार ने बैंकों से ऋण लिया है उनके एवज में बॉन्ड दिए हैं सरकारी, और उन बॉन्ड में कमी आती है, बॉन्ड के मूल्यों में कमी आती है, तो इससे बैंकिंग प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों में कमी आने लगती है, यानी उस बॉन्ड्स के मूल्यों में कमी आती है, तो बैंक के उसके पैसे नहीं मिल पाते तो बैंक आम लोगों को ऋण नहीं दे पाती, इससे आर्थिक गतिविधियां चल नहीं पाती। यह एक ऐसी परिघटना है जिससे इसकी आर्थिक प्रणाली के एक हिस्से को पहुंचा आघात दूसरे हिस्से को भी प्रभावित करता है, इससे यह और व्यापक होने लगता है। नेक्स्ट है दक्ष। आरबीआई ने उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष का शुभारंभ किया है। दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से आरबीआई बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन संस्कृति को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से निगरानी अधिक कुशलता से करेगा। यानी यह जो दक्ष बनाया है आरबीआई ने, वह बैंकों पर और एनबीएफसीज पर निगरानी रखने के लिए बनाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। ठीक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत को अधिसूचित किया। CGSS यानी स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स का उद्देश्य पात्र स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों को ऋण गारंटी प्रदान करना है। जैसे कि अनुसूचित बैंक द्वारा किसी स्टार्टअप को ऋण दिया गया है तो उसकी गारंटी यह योजना लेगी कि बैंक का यह पैसा अवश्य मिलेगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स इस योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवर लेन देन आधारित और अम्ब्रेला आधारित होगा। CGSS का संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड करेगी। ठीक, यह योजना स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत पहले से संचालित योजनाओं की पूरक होगी। पहले से संचालित योजनाएं हैं स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। हाल ही में QCI ने अपनी रजत जयंती मनाई है, यानी 25 वर्ष पूरे हो गए हैं इसके। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। यह एक स्वायत्त यानी स्वतंत्र निकाय है। इसे 1997 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग के साथ संयुक्त रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से स्थापित किया गया था। इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखा गया है। भारतीय उद्योगों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित 3 प्रमुख उद्योग समूहों द्वारा किया जाता है। जो भारतीय उद्योग है उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? यह 3 संघ का एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI। उद्योग जगत की सिफारिश के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। जो संघ है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है असमानता घटाने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक कमिटेड टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी यानी CRI इंडेक्स 2022। भारत असमानता घटाने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक में 161 देशों में से 123वें स्थान पर है। भारत की पिछली रैंकिंग की तुलना में इस वर्ष 6 स्थान का सुधार हुआ है। इस सूचकांक जारी करने वाला कौन है? इस सूचकांक को ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस के तौर पर किया गया है। दिल्ली घोषणा पत्र यानी दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक भारत में आयोजित हुई थी। इस बैठक के अंत में दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया।
डिजिटल आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए गैर बाध्यकारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का नया सेट जारी किया गया है। ठीक। दिल्ली घोषणा में आतंकवादियों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोका जाए। महिला संगठनों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं आदि सहित नागरिक समाज के साथ संपर्क बढ़ाया जाए। यह दिल्ली घोषणा में था। अब आतंकवादी रोधी समिति के बारे में देख लेते हैं, जिसकी बैठक भारत में हुई। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1373 वर्ष 2001 के माध्यम से की गई थी। इसे यूएसए में 11 सितंबर 2001 में हुए आतंकी हमले के बाद स्थापित किया गया था। इस समिति में यूएनएससी के सभी 15 सदस्य शामिल हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। कार्यदेश इसे स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय हर स्तर पर दोनों पर देशों की कानूनी और संस्थागत आतंकवाद रोधी क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों के कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। नेक्स्ट है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO न्यूज़ का किर्गिस्तान ने रूस के नेतृत्व वाले CSTO के इंडिस्ट्रक्टिबल ब्रदरहुड 2022 सैन्य अभ्यास को रद्द कर दिया है। इसका आयोजन किर्गिस्तान में अक्टूबर माह में प्रस्तावित था। CSTO गठबंधन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के समान ही है। इसका भी यही सिद्धांत है कि एक पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। सदस्य देश कौन कौन से? इसमें बेलारूस है, रूस है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और अर्मेनिया। यानी यह जो CSTO है यह नाटो के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि नाटो में भी 30 सदस्य हैं। यदि उन पर किसी एक देश ने हमला किया तो 30 देश उस पर हमला करेंगे। तो ऐसा ही यह CSTO भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली न्यूज़ के हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली का शुभारंभ किया है। इस मिशन का शुभारंभ पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया गया है। आगे देख लेते हैं मिशन लाइफ के बारे में उद्देश्य और कार्यान्वयन। मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP26 में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। उद्देश्य क्या है? 2022 से 27 के दौरान पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्रवाई हेतु कम से कम 1 अरब भारतीयों तथा अन्य वैश्विक नागरिकों को लामबंद करना है। भारत में कम से कम 80% गाँवों और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह पंचवर्षीय कार्यक्रम के रूप में यह योजना चलेगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं जैव विविधता को वानिकी की मुख्य धारा में लाना। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र के साथ साझेदारी में वानिकी पर मेनस्ट्रीमिंग बायोडायवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री शीर्षक से एक शोध पत्र प्रकाशित किया है। वन और जैव विविधता के बीच संबंध क्या है? दुनिया की 31% भूमि पर वन पाए जाते हैं। वनों में लगभग 80% स्थलीय जैव विविधता मौजूद है। अब संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के बारे में देख लेते हैं। उद्भव यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1945 में कनाडा के क्यूबेक में की गई थी। इसका उद्देश्य भुखमरी को खत्म करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करना है। लक्ष्य क्या है? सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, सक्रिय व स्वस्थ जीवन जीने के लिए लोगों के पास उच्च गुणवत्ता वाले पर्याप्त भोजन की नियमित पहुंच को सुनिश्चित करना। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। सदस्य 195। भारत FAO का संस्थापक सदस्य, यानी जब इसकी स्थापना हुई थी भारत ने इसकी स्थापना में अपना योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च के बारे में देख लेते हैं। CIFOR एक गैर लाभकारी वैज्ञानिक संस्थान है। यह दुनिया भर में वन और भूदृश्य प्रबंधन की ज्वलंत चुनौतियों पर शोध करता है।
इसका उद्देश्य मानव कल्याण में सुधार करना, पर्यावरण की रक्षा करना और क्षमता में वृद्धि करना है। तो फ्रेंड्स, यह हमारा अक्टूबर महीने का पार्ट 1 करंट अफेयर्स था, जो कि हिंदी माध्यम में होगा। पार्ट 2 3 से 4 दिनों में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।